अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है एमवीसी के अंदर स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू क्या होते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू और स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू को स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट भी कहा जा रहा है। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है और स्ट्रांगली टाइप मॉडल ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्ट्रांगली टाइप व्यू और स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट इज यूज टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू अ व्यू। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि कंट्रोलर से हम डेटा पास करते हैं व्यू के अंदर स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू की मदद से। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो, कंट्रोलर का डेटा अगर हमें पास करना हो व्यू के अंदर तो वो तो हम व्यू डेटा और व्यू व्यू बैक के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन स्ट्रांगली टाइप व्यू हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट देखो, द व्यू विच बाइंड्स विद एनी मॉडल इज कॉल्ड एज स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। मतलब एक व्यू है जिसको हमने बाइंड किया हुआ है अपनी किसी मॉडल क्लास से। ठीक है, मतलब मेरे पास एक व्यू है और उसको मैंने बाइंड किया हुआ है, अटैच किया हुआ है मॉडल में। मैंने एक क्लास बनाई है, उसके साथ मैंने अपने व्यू को अटैच किया हुआ है। इसका मतलब कि मेरी जो मॉडल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो भी डेटा होगा वो मैं अपने व्यू में डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, मतलब मैंने अपने व्यू को बाइंड कर दिया एक मॉडल क्लास के साथ। इसका मतलब कि मैं अब मॉडल क्लास की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कहाँ यूज कर सकता हूँ, अपने व्यू में यूज करके डिस्प्ले करवा सकता हूँ यूजर को। ठीक है, ऐसे व्यूज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांगली टाइप। अब देखो, स्ट्रांगली टाइप का मतलब कि जो जो प्रॉपर्टीज मैंने अपने मॉडल में डिफाइन की हैं, ठीक है, जो जो डेटा मेरे पास मॉडल में मौजूद है वही मैं व्यू में डिस्प्ले करवा सकता हूं, उसके अलावा डेटा डिस्प्ले नहीं करवा सकता। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो वही पॉइंट बता रहा है, यू कैन बाइंड एनी क्लास एज अ मॉडल टू व्यू। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो कि मॉडल बनाते हो, मॉडल के अंदर क्या होती है, क्लासेस होती हैं। ठीक है, उसको आप बाइंड करवा सकते हो व्यू में। ठीक है, मतलब व्यू अगर बाइंड हो जाता है मॉडल के साथ तो मेरा व्यू वही डेटा डिस्प्ले करवा सकता है जो मॉडल के अंदर डिफाइंड है, उसके अलावा कोई और डेटा डिस्प्ले नहीं करवा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन एक्सेस मॉडल प्रॉपर्टीज ऑन दैट व्यू। ठीक है, आपको पता है मॉडल के अंदर क्लासेस बनती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की मैंने एक क्लास बनाई है, अब उसके अंदर प्रॉपर्टीज मैंने बनाई है आईडी, नेम, एज वगैरह। ठीक है, अब उनका डेटा, ठीक है, मैं कहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ, मॉडल का व्यू में। ठीक है, उसके अलावा मतलब मॉडल के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज डिफाइंड है मैं सिर्फ वही व्यू में डिस्प्ले करवा सकता हूँ, उसके अलावा मैं डिस्प्ले नहीं करवा सकता। अगर उसके अलावा मैं कोई प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो मॉडल क्लास में है ही नहीं तो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यू कैन यूज डेटा एसोसिएटेड विद मॉडल टू रेंडर कंट्रोल्स। मतलब जो मॉडल में जो प्रॉपर्टीज है, जो डेटा है, वो आप अपने कंट्रोल्स के अंदर, मतलब व्यू के जो कंट्रोल्स होते हैं, मतलब व्यू में जो हम HTML मार्कअप यूज करते हैं उसके अंदर मॉडल का डेटा मैं रेंडर करवा सकता हूँ, डिस्प्ले करवा सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, the view that is designed by targeting specific model class object, then that view is called strongly typed view। मतलब एक व्यू मैं डिजाइन कर रहा हूं और वो व्यू टारगेट किसको करेगा, मेरी एक मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट को। मतलब मॉडल क्लास का जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसमें जो डेटा दूंगा वही मैं अपने व्यू में डिस्प्ले करवाऊंगा। मतलब उस मॉडल क्लास के अलावा मैं कोई और डेटा स्पेसिफाई नहीं कर सकता अपने व्यू में। ठीक है, अगर ऐसा काम करना है तो हम यूज करते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, इन स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू, व्यू इज बाइंड विद कोरिस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये जो स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू है इसके अंदर हम मॉडल क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो, there are several ways available to pass data from a controller to a view in an MVC application। मतलब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कंट्रोलर का डेटा व्यू में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं अपनी MVC एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कंट्रोलर का डेटा पास कर सकते हैं व्यू में। पहला है हमारे पास व्यू बैग और व्यू डेटा जो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद डायनेमिक टाइप होता है और फिर एंड में आता है स्ट्रांगली टाइप। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास दो हैं, व्यू बैग, व्यू डेटा, डायनेमिक टाइप,
ये इनका जो डेटा चेक होता है वो रन टाइम पे चेक होता है, मतलब हमें कंपाइल टाइम पे कोई एरर चेकिंग प्रोवाइड नहीं होती। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप में हमें बेनिफिट है कि कंपाइल टाइम एरर चेकिंग भी हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेनिफिट्स क्या है स्ट्रांगली टाइप व्यूज को यूज करने के। एक कि हमें कंपाइल टाइम एरर चेकिंग प्रोवाइड होती है, क्योंकि आपको पता था जब हमने व्यू बैग और व्यू डेटा का कॉन्सेप्ट लिया था, तो इस केस में हमने आपने देखा था कि जो डेटा आ रहा है, ठीक है, जो डेटा आ रहा है वो हमारे पास रन टाइम पे चेक होता है, कंपाइल टाइम पे कोई एरर हमें शो नहीं होता। ठीक है, मतलब डायनेमिक टाइप हो या व्यू बैग और व्यू डेटा हो, इस केस में हमारे पास रन टाइम पे डेटा चेक होता है कि व्यू बैग और व्यू डेटा में कोई डेटा मौजूद है या नहीं है। ये रन टाइम पे चेक होता है, कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता। ठीक है, इसलिए कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आता। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। ठीक है, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू को मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू को हम स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा व्यू है जो कि मॉडल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट नोट करना है आपने कि जो स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू है वो मॉडल के साथ काम करता है। व्यू बैग और व्यू डेटा जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इसके अंदर हम सिंगल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू में हम ऑब्जेक्ट्स, मॉडल क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं और अपने व्यू में डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ विजुअल स्टूडियो में, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ और अपने प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू डेमो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एमबीसी के ऊपर चेक लगाना है। ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ पे आओ, कंट्रोलर्स के फोल्डर पे राइट क्लिक करो। ठीक है, ऐड पे आ जाए और ऐड के बाद हमारे पास कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर ऐड करते हैं और कंट्रोलर हमें चाहिए एम्प्टी MVC5 कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे मैं होम, ठीक है, होम कंट्रोलर नाम रख दिया हमने इसका। चाहिए, तो अब यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमारे पास होम कंट्रोलर का एक डिफॉल्ट एक्शन मेथड है इंडेक्स का, जो कि इंडेक्स पेज के लिए होता है। ठीक है, इसके साथ एक व्यू अटैच करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ऐड व्यू में आते हैं और इसका नाम यही रहते हैं इंडेक्स, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये व्यू आ गया। अब सबसे पहले स्ट्रांगली टाइप व्यू पे चलने से पहले अगर मैं व्यू डेटा और व्यू बैग का आपको बताऊं कि उसके अंदर यहाँ पे जो मैंने आपको दो बेनिफिट्स बताए, कंपाइल टाइम एरर चेकिंग और इंटेलिजेंस हमारे पास शो नहीं होती। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं। ठीक है, व्यू डेटा और व्यू बैग के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले एक मॉडल क्लास बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर होता है, इसके अंदर एक हम क्लास ऐड करते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड पे जाते हैं। ठीक है, और अब क्लास, ठीक है, और क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, क्लास ऐड हो गई। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बना लेता हूँ एम्प्लॉय से रिलेटेड। ठीक है, PROP टैप टैप करो, ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टी की लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ एम्प्लॉय की आईडी। ठीक है, फिर इसी को हम कॉपी करते हैं और तीन प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं एज, एज भी होगी इंटीजर। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज बनाई है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मॉडल क्लास है इसको मैं अपने व्यू के साथ बाइंड करूंगा। ठीक है, मतलब व्यू के साथ बाइंड करूंगा तो जो भी एम्प्लॉय के अंदर प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन की हैं उन्हीं को मैं एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, और ये जो सारी चेकिंग होगी ये कंपाइल टाइम पे चेकिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मॉडल से डेटा कौन लेता है, कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर बीच में हमारे पास मौजूद है, मतलब मॉडल का डेटा, मॉडल से जो प्रॉपर्टीज एक्सेस करेगा वो कौन करेगा, कंट्रोलर, और कंट्रोलर ही हमारे पास डिस्प्ले करवाएगा इंडेक्स के व्यू के अंदर। ठीक है, एक ये पॉइंट है, सही है। ठीक है, एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पे, अब होम कंट्रोलर पे। ठीक है, और होम कंट्रोलर के अंदर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो मैंने एम्प्लॉय मॉडल बनाया इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉय लिखते हैं। अब देखो ये जो होम कंट्रोलर की क्लास है ये मेरे एम्प्लॉय को रीड नहीं कर पा रही एम्प्लॉय क्लास को। क्यों? उसकी वजह क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास हमारे पास मॉडल्स के फोल्डर में, ठीक है। तो इस मॉडल के फोल्डर को हमें ऐड करना पड़ेगा नेम स्पेस के साथ। किस तरह? देखो अगर यहाँ पे आओ, नीचे आपको देखो हिंट शो हो रहा होगा, और हिंट में आप अगर यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा यूजिंग स्ट्रांगली टाइप व्यू डेमो, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और फिर डॉट मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है। तो अगर आप इस तरह से करना चाहो इसके ऊपर क्लिक कर लो, वरना आप क्या करो, यहाँ पे आओ, ठीक है, मॉडल्स का फोल्डर हमें एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का पहले नाम लिखेंगे स्ट्रांगली टाइप व्यू डेमो, फिर डॉट, और इसके बाद मॉडल्स का फोल्डर, क्योंकि इसके अंदर हमारी एम्प्लॉय की क्लास है। ये आपने कंट्रोलर की क्लास में ऐड कर लिया, तो उसके बाद देखो अब आपके पास ये भी हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ emp1, ठीक है, और यहाँ पे आके इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और अब इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हुए इसका डेटा असाइन कर देते हैं। यहाँ पे आईडी देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे आते हैं emp1 डॉट नेम है एक प्रॉपर्टी, ठीक है, नेम हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं अली खान, ठीक है, और उसके बाद लास्ट है हमारे पास एज, emp1 डॉट एज, और इसके अंदर मैं एज देता हूँ 25, ठीक है। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको व्यू डेटा और व्यू बैग को पास करके, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, व्यू डेटा में हम की डिफाइन करते हैं, मैं इस की का नाम रख लेता हूँ war1, और इसके अंदर ये emp1 में डेटा दे देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं व्यू बैग, ठीक है, व्यू बैग के अंदर हम डायनेमिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसका नाम है war2 रख देता हूँ, और इसके अंदर भी मैं असाइन कर देता हूँ emp1, ठीक है। और अब मैं आता हूँ अपने व्यू में, और व्यू डेटा और व्यू बैग के थ्रू इनको एक्सेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, एक मैं हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले कहता हूँ व्यू डेटा डेटा, ठीक है, मतलब ये व्यू डेटा का डेटा है, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो व्यू डेटा और व्यू बैग है, इनके जो डेटा है उनको एक वेरिएबल में हम कैच करते हैं। एक वेरिएबल बनाता हूं मैं war1, और इसके अंदर व्यू डेटा, ठीक है, व्यू डेटा, और व्यू डेटा का हमने वेरिएबल का नाम रखा था war1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मुझे क्या करनी पड़ेगी इस केस में, अभी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी पता है कि ये जो हमारे पास व्यू डेटा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम एम्प्लॉय क्लास में ही क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय लिखा तो मेरे पास यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल्स के फोल्डर में है। तो इसको मुझे एम्प्लॉय क्लास से पहले मुझे नेम स्पेस का भी नाम देना पड़ेगा। कौन से नेम स्पेस का नाम? ये जो हमने ऊपर ऐड किया था ये वाला, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इंडेक्स में आते हैं, और ये एम्प्लॉय से पहले यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास मॉडल्स के फोल्डर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसके बाद मैं अब व्यू बैग के थ्रू एक्सेस करता हूँ, ठीक है। व्यू बैग हमने बनाया था, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी का नाम हमने रखा था war2, सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डेटा हमारे पास आ गया, व्यू डेटा का डेटा हमने a के वेरिएबल में कैच कर लिया और व्यू बैग का डेटा b में कैच कर लिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले व्यू डेटा का एक्सेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले h3 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, @ लगाता हूँ, रेजर साइन टेक्स्ट, और अब a, ठीक है। अब a अगर मैं यहाँ पे डॉट करूंगा तो यहाँ पे आईडी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके अब इसका हम ले लेते हैं नेम, ठीक है, नेम, और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ एज, ठीक है, एज यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये व्यू डेटा का डेटा एक्सेस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ व्यू बैग डेटा, ठीक है। और व्यू बैग के लिए वेरिएबल हमारे पास कौन सा था, b, ठीक है। अच्छा, व्यू बैग में एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अगर मैं डॉट करूंगा तो देखो हमें इंटेलिजेंस शो नहीं हो रही, ठीक है, व्यू बैग में हमें इंटेलिजेंस शो नहीं हो रही, ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खुद से आईडी लिखूं तो अब ये चेक करेगा कि हमारे पास जो b का वेरिएबल था व्यू बैग का, इसके पास आईडी है या नहीं। ये रन टाइम पे चेक करेगा, कंपाइल टाइम पे हमें कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दूं, ठीक है, तो देखो अभी भी इसने कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि ये चेक कहाँ पे होगा, रन टाइम पे ये चेक होगा, ठीक है। और इसी चीज को हमें अवॉइड करना है स्ट्रांगली टाइप व्यू को यूज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं,
मैं अब यहाँ पे बी लगा देता हूँ, ठीक है, और इस तरह यहाँ एज में भी बी लगा देता हूँ, क्योंकि ये व्यू डेटा का डेटा एक्सेस हो रहा है और अब यहाँ पे व्यू बैक का डेटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप नोट करो, यहाँ पे हमने जो व्यू डेटा बनाया था उसके वेरिएबल का क्या नाम रखा था, var1, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी बनाई थी उसका क्या नाम रखा था, var2। अब देखो, ये जब प्रोग्राम रन होगा तो रन टाइम पे चेक करेगा कि व्यू बैक का जो var2 डायनेमिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर डेटा है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह व्यू डेटा में भी ये रन टाइम पे चेक करेगा कि var1 के वेरिएबल में डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो देखो कंपाइल टाइम पे हमें कोई एरर नहीं आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे आके var1 11 कर दूं और यहाँ पे var22 कर दूं तो देखो हमें ये कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं दे रहा, क्योंकि ये चेक कहाँ पे होगा, ये रन टाइम पे चेक होगा, और रन टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएगी, नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें नल रेफरेंस एक्सेप्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे वही नाम दे देता हूं जिसमें मैंने अपना ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आके अगर इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास व्यू डेटा का डेटा एक्सेस हो रहा है और व्यू बैक का डेटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के केस में हमारे पास क्या था कि इंटेलिजेंस की हेल्प हमें सिर्फ व्यू डेटा में शो हो रही थी, लेकिन व्यू बैक में शो नहीं हो रही थी, ठीक है। और व्यू डेटा और व्यू बैक दोनों के केसेस में हमें कंपाइल टाइम एरर चेकिंग प्रोवाइड नहीं थी, ठीक है, रन टाइम पे एरर चेकिंग प्रोवाइड है, ठीक है। तो अगर हमें ये दोनों चीजें चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए और हमें फॉर एग्जांपल कंपाइल टाइम एरर चेकिंग भी चाहिए, तब हम यूज करते हैं स्ट्रांगली टाइप व्यू, ठीक है। तो अब स्ट्रांगली टाइप व्यू के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रांगली टाइप में मैंने आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, ठीक है, ये देखो सेकंड पॉइंट इसका देखो, द व्यू विच बाइंड्स विद एनी मॉडल इज कॉल्ड एज स्ट्रांगली टाइप व्यू। मतलब एक मॉडल के ऑब्जेक्ट को मैंने बाइंड कर दिया व्यू के साथ, उसको स्ट्रांगली टाइप व्यू कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रांगली टाइप व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, देखो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था emp1, ठीक है, वो मैं यहाँ पे ये जो व्यू में जो हम रिटर्न करवा रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं ये ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, कौन सा, emp1, ठीक है। अब इसका मतलब जब मैं अपने ये इंडेक्स के व्यू में जाऊंगा तो इसको एक क्या रिटर्न हुआ है, मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टॉप पे हमें स्पेसिफाई करना है कि ये जो मॉडल है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल, ठीक है, मॉडल का m स्मॉल है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताना है कि वो जो मॉडल क्लास है उसका मुझे नेम स्पेस यहाँ पे ऐड करवाना है, क्योंकि इस इंडेक्स व्यू के अंदर मैं उसी मॉडल के साथ बाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास उसका क्या नाम था, एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन देखो अब एम्प्लॉय वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके साथ हमें नेम स्पेस को अटैच करना पड़ेगा। कौन से नेम स्पेस को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास यही जो नेम स्पेस था जिसके अंदर एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है, तो ये मैं लगा देता हूं इससे पहले, ठीक है, और यहाँ पे हम लगाते हैं डॉट, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब मतलब कि इस व्यू के अंदर मैंने किस मॉडल को के साथ बाइंड किया हुआ है, ये एम्प्लॉय क्लास का जो मॉडल था ये मैंने बाइंड किया हुआ है। और अब यहाँ पे आके मैं इसको प्रिंट किस तरह से करवाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे आते हैं h1 के का टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं कह देता हूं स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू डेटा, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं डेटा किस तरह से एक्सेस करवाऊंगा, आप देखना, यहाँ पे आता हूं h3 ओपन करता हूं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कहता हूं @ और हम यूज करते हैं यहाँ पे एक कीवर्ड जिसका नाम है मॉडल, ठीक है। मॉडल का मतलब कौन सा मॉडल, हमारे पास एम्प्लॉय क्लास का मॉडल, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस करते हैं इस मॉडल कैपिटल के कीवर्ड से, ठीक है। मतलब देखो m कैपिटल है और जब मैं ऐड करवा रहा था तो वहां पे m स्मॉल था, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं मॉडल डॉट, ठीक है, मॉडल डॉट। अब मैं यहाँ पे आईडी एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। मॉडल में क्या है, मॉडल में हमारे पे एम्प्लॉय क्लास है और उसका जो डेटा मैंने सेट किया था यहाँ पे, ठीक है, ये जो emp1 इसका डेटा मैं एक्सेस करवा रहा हूं अपने व्यू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, अब मैं डॉट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पे इंटेलिजेंस भी शो हो रही है, ठीक है, ये एक फायदा है स्ट्रांगली टाइप व्यू का। फिर इसी तरह मॉडल डॉट एज, ठीक है,
सही है, तो तीनों यहाँ पे मैंने क्या करवा दिए, प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है कि देखो अगर अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मॉडल के अलावा कोई और प्रॉपर्टी दे दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, तो डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी तो मैंने वहां पे बनाई नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। ठीक है, ये भी इसका बेनिफिट है स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यू डेटा और व्यू बैग में जो भी डेटा आ रहा था, ठीक है, ये जो इनके वॉर 1 वेरिएबल्स में, वॉर 2 में, ये कहाँ चेक हो रहे थे, रन टाइम पे चेक हो रहे थे, कंपाइल टाइम पे चेक नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारा काम कंपाइल टाइम पे चेक हो रहा है स्ट्रांगली टाइप व्यू को यूज करते हुए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आऊं और इसको रन करके आपको रिजल्ट दिखाऊं। ठीक है, अब ये देखें व्यू बैग व्यू डेटा का रिजल्ट आ रहा है और उसी तरह हमारे पास स्ट्रांगली टाइप व्यू का भी डेटा आ रहा है। लेकिन इस व्यू में जो डेटा हमने एक्सेस किया है मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट का, उसमें फायदा क्या है कि हमें कंपाइल टाइम एरर चेकिंग भी प्रोवाइड है और इसके साथ साथ हमें इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक पॉइंट, मैं यहाँ थ्योरी में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सही है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू, व्यू इज बाइंड विद कॉरिस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम एक ऑब्जेक्ट भी बाइंड करवा सकते हैं अपने व्यू के साथ, मतलब मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी हम अपने व्यू के साथ बाइंड करवा सकते हैं और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बाइंड करवा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, देखो यहाँ पे मैं अगर अपने होम कंट्रोलर में आऊं, क्योंकि होम कंट्रोलर ही क्या करता है, मॉडल से डेटा लेता है। ठीक है, मॉडल से मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह लेता है और उसमें डेटा फिल करके व्यू को डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाऊं, मतलब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ एम्प्लॉय 2 और यहाँ पे भी इन सब की आईडी हम कर देते हैं आईडी नेम एज एम्प्लॉय 2 के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसकी आईडी हम दे देते हैं 2। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट करो, ये सारा डेटा भी मैं मैनुअल दे रहा हूँ। जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो ये सारा डेटा हम डेटाबेस से फेच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको कह देते हैं अनस खान और यहाँ पे इसकी एज कर देते हैं 23। ठीक है, और अब यहाँ पे अब देखो मेरे पास एम्प्लॉय के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि 3 एम्प्लॉयज के हमारे पे एक लिस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे अब उसी तरह एम्प्लॉय 3। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको आईडी देता हूँ 3। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं उस्मान खान और यहाँ पे एज कर देते हैं 24। ठीक है, अब देखो मेरे पास 3 क्या है, एम्प्लॉयज है, मतलब लिस्ट। अब ये तीनों एम्प्लॉयज मैं अपने व्यू को पास करवाना चाह रहा हूँ ताकि मेरा व्यू इन तीनों एम्प्लॉयज का रिजल्ट प्रिंट करवाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक जेनरिक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, एक जेनरिक लिस्ट बनाता हूँ और वो किस टाइप की होगी, एम्प्लॉय टाइप की, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर मैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, ये कलेक्शन है लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, एम्प्लॉयज लिस्ट। ठीक है, और इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, सही है, ये ऑब्जेक्ट बना लिया और अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे डेटा स्टोर करवाना है 3 एम्प्लॉयज का। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट का ऐड। ठीक है, और इसके अंदर मैं सबसे पहले 0 इंडेक्स पे ऐड करवाता हूँ emp1। ठीक है, फिर 1 इंडेक्स पे ऐड करवाता हूँ emp2 और सेकंड इंडेक्स पे ऐड करवा लेता हूँ emp3। ठीक है, और अब ये जो मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये मैं पास कर दूंगा अब अपने इस व्यू को, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आऊंगा। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या भेज रहा हूँ, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने व्यू के पास भेज रहा हूँ। कौन से व्यू के पास, इंडेक्स व्यू के पास। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय क्लास है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है जेनरिक लिस्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब व्यू को क्या रिटर्न हो रहा है, एक लिस्ट रिटर्न हो रही है, लेकिन ये जो मैंने लाइन लिखी थी ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट। ठीक है, और ये जो पूरा एम्प्लॉय और उसके साथ उससे पहले जो नेम स्पेस लिखा था उसको मैंने लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सही है, तो अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखो मैं ये वाला जो डेटा है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट का डेटा था, ये मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब 3 एम्प्लॉयज का डेटा है, तो उसको गेट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर ईच का लूप स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ फॉर ईच। ठीक है, और फॉर ईच के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल वॉर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ आई, और ये डेटा कहाँ से लेगा, ये लेगा मॉडल से। ठीक है, भाई देखो वही कीवर्ड जो मैंने यहाँ पे एक्सेस किया था। ठीक है,
इनके साथ जो प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया था वही अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब मॉडल के अंदर जो भी आईडी, नेम, एज है वो 1 बाय 1 आई के पास चली जाए और फॉर ईच के लूप में आई को हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, क्योंकि इसी आई के पास आईडी भी आ जाएगा, नेम भी आ जाएगा और एज भी आ जाएगा, तीनों एम्प्लॉइज का, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, अच्छा इस लूप को हम रखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। और अब जो इनके आइटम्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूं, li देता हूं और अब i, अब देखो i के पास यहाँ पे अगर मैं डॉट लगाऊं, ठीक है, i, ठीक है, @i, और यहाँ पे अब डॉट लगाऊं तो देखो आईडी के आईडी आ रही है इसके पास, ठीक है। फिर एक और मैं लिस्ट क्रिएट करता हूं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेम, ठीक है, और फिर तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी एज, सही है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास मॉडल के अंदर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, याद रखना, ठीक है। मतलब 3 एम्प्लॉइज का डेटा है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले आई के अंदर किसका डेटा जाएगा, एम्प्लॉय 1 का, और फिर एम्प्लॉय 1 का यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तीनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। फिर मॉडल यहाँ पे आई के पास भेजेगा एम्प्लॉय 2 का डेटा, और फिर एम्प्लॉय 2 की जो भी हमारे पास तीनों चीजें थी, आईडी, नेम, एज, वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर लास्ट में एम्प्लॉय 3 का डेटा आएगा आई के पास और वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये फॉर ईच लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास मॉडल के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे पास तीनों ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद ये फॉर ईच का लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आऊं और अब आपको रिजल्ट इसका प्रिंट करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अब देखें तीनों एम्प्लॉइज का डेटा हमें प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी मॉडल क्लास से, क्योंकि मैंने इस व्यू को एक ही मॉडल क्लास से बाइंड किया हुआ है, तो मैं उसी का डेटा एक्सेस कर सकता हूं, उसके अलावा एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब जो मॉडल में मैंने प्रॉपर्टीज दी हैं उसी का डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं कोई गलत डेटा दूंगा तो वो कंपाइल टाइम पे ही चेक होगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू का, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू का मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हम मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, जबकि व्यू डेटा और व्यू बैग और डायनेमिक टाइप के अंदर हम सिंगल वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, एरे भी स्टोर करवा सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन इनके साथ ड्रॉबैक क्या है कि हमें इंटेलिजेंस और कंपाइल टाइम एरर चेकिंग प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू का ASP.NET MVC के अंदर। क्लियर है यहाँ तक?